नमस्कार। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टैक्ट के बारे में बताया था, कॉन्टैक्ट कैसे बनता है। आपने देखा था कि कॉन्टैक्ट किस तरह बनता है, कॉन्टैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए। मैंने बताया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वो एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वह कॉन्टैक्ट बनता है। और मैंने बताया था कि कौन एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं और कौन से एग्रीमेंट है वे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो इस चीज़ के लिए देखने के लिए मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट कैसे बनता होता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक प्रपोजल होना चाहिए। अब प्रपोजल कौन करता है, जो प्रोमिसर होता है। और फिर प्रपोजल का क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। जो वो एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। और जो उसको एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रोमिस ही कहलाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी सेक्शन 2A के अंदर। प्रपोजल की डेफिनेशन दे रखी है, और 2B के अंदर एक्सेप्टेंस दे रखी है, और 2C हमें ये कहता है कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद हमें क्या बनना चाहिए, एग्रीमेंट्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोमिस बन चुका है। प्रोमिस के साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस होना चाहिए। अब जब कंसिडरेशंस प्रोमिस के साथ मिल जाता है, जिसके लिए मतलब जो प्रोमिस करता है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, एक दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए काम करेंगे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस होना चाहिए। कंसिडरेशंस कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशंस के लिए हमें ये कोई कैश में चाहिए या मनी होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कंसिडरेशंस उनके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टियों के ऊपर। क्लियर है। ये चीज़ मैं रिपीट कर दी मैंने, एग्रीमेंट्स कैसे बना। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चीज़ बतानी थी मुझे आपको कि एन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये चीज़ बताया था। उसके पहले आप जो है मैंने आपको, जैसे कि मैंने प्रपोजल की डेफिनेशंस बताई थी आपको, समझ में आया था प्रपोजल क्या है। एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको प्रपोजल समझ में आ जाएगा। देखो प्रपोजल क्या करता है, ए होता है, ये क्या करता है, ये बी के पास क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। किस लिए करता है कम्युनिकेशन, उसकी कल एसेंट लेने के लिए, कि मैं जो ए है वो कहता है कि मैं कुछ काम करता हूँ या करने से दूर रहूँगा, यानी कि डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनी थिंग्स। आप बताओ, बी से कहता है आप बताओ मैं इसको करूँ या करने से बताओ, इस पर कंसेंट दो। तो क्लियर है, बी इस पे क्या देता है, अपनी कंसेंट देता है। जब बी ए को क्या करता है, वापिस इसके लिए क्या दे देता है, अपनी एसेंट दे देता है, तो वो क्या बन जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाता है उसका, प्रोमिस का। हमेशा किसका वो होता है, प्रो एक्सेप्टेंस जो होती है वो प्रोमिस का होता है। जो प्रपोजल होता है उसका एक्सेप्टेंस वही बाद में वो बन जाता है प्रोमिस। क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए है, गौर से देखना, ए है, बी, ए ने प्रपोजल करा, बी ने एक्सेप्टेंस दी, और जब दोनों ने इसको एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रोमिस बन गया। अब प्रोमिस के लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस होना चाहिए। अब कंसिडरेशंस कैसा होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। जैसे कि डन अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट वाला है। डज अब्सटेंड्स फ्रॉम डूइंग, और यह प्रोमिस करता है डू, और टू डू अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। क्लियर है, ये 3 तरह का होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद, जैसे कि 2D बता चुका हूँ कंसिडरेशंस। अब मैं आपको बताऊँगा एग्रीमेंट्स, जिसकी बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपको मैंने बताया था कि देखो, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ इसकी डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2E में। क्लियर है, 2E में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, और इसको गौर से देखना ये क्या कहता है। इसको देखो क्या कहता है, एवरी प्रोमिस क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, देखो प्रोमिस होना चाहिए। मैंने आपको प्रोमिस बताया था। और एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, या तो प्रोमिस अकेला हो सकता है या सेट ऑफ प्रोमिस होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर। कैसे, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर, जो कंसिडरेशंस है एक दूसरे के लिए। क्लियर है, every promise and every set of promise forming the considerations for each other। जितने भी प्रोमिस बनाए, या एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस है, या तो अकेला प्रोमिस हो सकता है, और उसके साथ क्या होनी चाहिए, जितने सेट ऑफ प्रोमिस। क्लियर है। तो ये ए है, बी के लिए कुछ काम करेगा, इसने इसको प्रोमिस करा, तो क्या होना चाहिए, ये इसने इसको कहा कि मैं तुम्हें कंसिडरेशंस दूंगा, ये इसको प्रोमिस करता है, बदले में इसको ये काम करता है, तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे इच अदर्स
क्या होना चाहिए, एक दूसरे के जो प्रोमिस करे हैं इन्होंने, इसके लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस होना चाहिए। तो जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशंस है वही एग्रीमेंट्स है। क्लियर है, यानी कि प्रोमिस के साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस। क्लियर। अब मैं आपको अगली कुछ डेफिनेशन एक्स्ट्रा समझा देता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। अब इनको देख लेते हैं, हल्की हल्की डेफिनेशन आपको जरूरत पड़ेगी। देखो क्लियर है, दूसरे वाली डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है। देखो आपने देखा होगा, ऊपर की तरफ गौर से देखना। ये कह रहा है एवरी सेट एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉरमिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसमें देखो एंड वर्ड आया हुआ है, और रेसिप्रोकल जो प्रोमिस होते हैं उसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, देखो और वर्ड आया हुआ है। ये कह रहा है प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशंस और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर। क्या कहता है, ऐसे प्रोमिस, कैसे प्रोमिस होने चाहिए, ऐसे प्रोमिस जो तो कंसिडरेशंस होना चाहिए या कंसिडरेशंस का पार्ट होना चाहिए, किसके लिए। और देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, और वर्ड दे रखा है। रेसिप्रोकल जो प्रोमिस है इसकी डेफिनेशन गौर से देखना। ये कह रहा है कि प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशंस, और देखो गौर से, उसमें एंड लगा हुआ था, इसमें क्या लगा है, और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर। ऐसे प्रोमिस होने चाहिए जो या तो कंसिडरेशंस हैं एक दूसरे के लिए, या कैसे होने चाहिए, या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशंस है, तो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसने बताया था कि देखो मैंने बताया था कि आपको वही एग्रीमेंट्स होने चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्लियर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वे वो एग्रीमेंट्स होने चाहिए। एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए। और इसने आपको 2G में डेफिनेशंस दे रखी है वॉइड एग्रीमेंट्स, जो कभी एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। देखो जो वॉइड है, स्टार्टिंग में ही वॉइड बना, जो एग्रीमेंट्स हमने तब किया था वो जो हमने किया तभी वो वॉइड था, तो वो इन फ्यूचर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है एन एग्रीमेंट नोट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या कहलाया, वॉइड। और जब वॉइड है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे कि इसके अगेंस्ट अभी डेफिनेशंस दे रखी थी, आगे देखते हैं। 2H में मैंने बताया था एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर एक एग्रीमेंट्स, देखो मैं साथ में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ आपको, जो 2H में दे रखी है जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कह रहा है, गौर से देखना इसको, देखो दोनों एक साथ दिखा देता हूँ मैं आपको करके। ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कहता है वॉइड एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्लियर है, आप गौर से देखना। देखो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। इन फ्यूचर ये क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगी। क्लियर है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2H की में डेफिनेशन दे रखी है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट। और एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया। अगर आपसे कोई पूछने लगे इन फ्यूचर एग्जाम में, क्वेश्चन आने लगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है दोनों में। 2G में आपको वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है और 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। बस जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल है बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होएगा, वो वॉइड बन जाता है। वॉइड बन गया तो सीधी सी बात है, जो स्टार्टिंग में वॉइड है तो वो वॉइड ही रहता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। क्लियर है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाते हैं, ठीक है, और एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। एग्रीमेंट्स बने लेकिन वे स्टार्टिंग में वॉइड नहीं थे। क्या हुआ, वे पार्टी की डिजायर पर वो करते हैं कि पार्टी चाहे तो इनको एनफोर्स करा सकती है, चाहे तो इनको वॉइड कराते हैं। अगर इनको पार्टी ने वॉइड नहीं कराया कोर्ट से तो ये क्या लगाते हैं, ये तब तक वॉइडेबल कहलाते हैं। अब देखते हैं क्लियर क्या है। एन एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, देखो कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट्स होना चाहिए। और एग्रीमेंट की बात तो हर जगह आएगी, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी वहाँ एग्रीमेंट की बात जरूर आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। क्लियर है। ये कह रहा है कि एन एग्रीमेंट्स
विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखो एक एग्रीमेंट्स है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये बात है क्लियर, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देखो इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, देखो क्या वर्ड दिया, एट द ऑप्शन वन और मोर ऑफ द पार्टीज, यानी कि वन एक या मोर पार्टीज दे आर टू, किसके द्वारा एनफोर्सेबल होनी चाहिए, लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होनी चाहिए, किसके ऑप्शन पे, वन या मोर पार्टीज, यानी कि ए पार्टीज ही, कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच ही होए, दो पार्टी तो मिनिमम होनी चाहिए, और अदर्स, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे देखो और अदर्स, यानी कि अगर ये चाहे तो कॉन्टैक्ट एनफोर्स करा सकता है, या ये चाहे तो करा सकता है, लेकिन देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना इसका, बट नोट द ऑप्शंस ऑफ, बट नोट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर्स इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। अब मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, एक एग्रीमेंट्स होना चाहिए जो एनफोर्सेबल होता है एक पार्टी के, एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करा सकती है। तो अगर एक पार्टी चाहे तो उसको एनफोर्स करा सकती है, नहीं तो दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करा सकती है, तो वे क्या कहलाते हैं, वॉइडेबल, यानी कि एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एनफोर्स कराए या ना कराए। नोट द अदर्स पार्टी, जैसे क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए या बी, या तो ए जा सकता है इसको एनफोर्स कराने के लिए, अगर यदि ए ही जा सकता है एनफोर्स कराने के लिए, तो बी इसको एनफोर्स नहीं करा सकता है, क्लियर है। यदि बी है, बी को ही राइट है, किसको, ए ने करा बी से कांटेक्ट, और बी को ही ऑप्शन है कि उसको एनफोर्स कराए, तो तब ए नहीं जा सकता, क्लियर है। एक पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि उनमें से एक पार्टी चाहे तो उनको एनफोर्स करा सकती है, अदरवाइज नहीं। ये कौन सा होता है, इफेक्ट पड़ता है कि किसने किसकी कंसेंट किस तरह ली है, ये क्लियर करेगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्लियर है। इसकी जो बता रखा है इसके बारे में सेक्शन 19 और 19A में की उसमें बता रखा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और पार्टीज के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्लियर है। और एक डेफिनेशन जो बची हुई है लास्ट में, देखो डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन जरूर पता रहनी चाहिए। अगर हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो क्या होएगा, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी बात कहाँ पे क्या है, इसका सेंस क्या है, क्लियर है। अब आपको मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने वॉइड एग्रीमेंट देखा था ना, ऐसी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और बनता है कि बनाया जाता है या बन जाता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसको गौर से देखना। हम्म, देखो सबसे पहले क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बना था, क्या हुआ, विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या हुआ, सीज कर दिया गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट बंदा, लेकिन क्या हुआ, लॉ द्वारा ही उसको सीज कर दिया गया है, बाय लॉ बिकम वॉइड। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एट द टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एग्रीमेंट किया वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एट द टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्या हुआ, इन फ्यूचर या बाद में क्या हुआ, सीज कर दिया गया, किससे, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ द्वारा उसको एनफोर्स करने से सीज कर दिया गया है। जब वो सीज कर दिया जाता है वह क्या होता है, सीज कर दिया जाता है क्या बन जाता है वह किससे कर दिया है, सीज टू बी एनफोर्सेबल, यानी कि एनफोर्स करने से सीज कर दिया है, तो क्या बन जाता है वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कभी वही कॉन्ट्रैक्ट करा नहीं जाता है, क्लियर है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कैसे बनता है, कॉन्टैक्ट किया था एट द टाइम वो कॉन्टैक्ट था, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ या कुछ लॉ में अमेंडमेंट हुआ या कुछ भी ऐसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सेक्शन 56 के में बता रखा है, किसमें बता रखा है, सेक्शन 56 में इसके बारे में बता रखा है कि कौन से वॉइड कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा था नेक्स्ट, देखो इसके बाद क्या आता है, ठीक है ना। सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई, सभी के समझ में आ गया कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, कंसिडरेशंस क्या होता है, और एग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। और उसके बाद आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट बनने की। इसी से हमने स्टार्टिंग की थी, लेक्चर की स्टार्टिंग इसी से हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि एन एग्रीमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो एग्रीमेंट तो आपके समझ में आ गया होगा सभी का, मैंने एग्रीमेंट आपको बता दिया कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कौन सी एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तभी तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्लियर है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, गौर से देखना। देखो इनकी क्या क्या कंडीशन है। इसके लिए हम सेक्शन 10 देख लेते हैं सबसे पहले। ये सेक्शन 10 इसी के बारे में बताता है कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं अब अपना लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक जो था, मैं आपको जो कल बता रहा छोड़ा था मैंने, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसको ज़रा गौर से देखना, मैं इसको रीड कर देता हूँ इस वाले सेक्शन को। क्या कहता है ये सेक्शन, ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स। देखो कॉन्ट्रैक्ट से पहले सबसे पहले मैंने बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो वहाँ एग्रीमेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। यही बात कही है इसने। इफ़ दे आर मेड, किसके द्वारा बनाए गए, फ्री कंसेंट्स ऑफ द पार्टी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन लगा रखी है सेक्शन 10 में, उनको गौर से देखना। मैं आपको यही बता रहा हूँ क्या होनी चाहिए, पार्टी कंपेटेंट होनी चाहिए। जो पार्टी कंपेटेंट है वे क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। और क्या किस लिए बनना चाहिए, जो एग्रीमेंट है वो किस लिए बना, लॉफुल कंसिडरेशंस एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेकंड, पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला कंपेटेंट होनी चाहिए पार्टीज कॉन्टैक्ट करने के लिए। सेकंड क्या होना चाहिए, वे पार्टी जो कंपेटेंट है वे फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, जो वे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वे लॉफुल कंसिडरेशंस होना चाहिए उनका, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि वे इलीगल करे या फ्रॉड करके कहते हैं कि हम जो कंसिडरेशन करेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। और देखो थर्ड मैंने आपको बताया। फोर्थ देखो, नोट क्या होना चाहिए, नोट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्लियर है। फोर्थ जो कंडीशन है वो ये कह रहा है, आर नोट, वे बिल्कुल वॉइड भी नहीं क्लियर किया जाना चाहिए। यानी कि जो एग्रीमेंट है वे वॉइड नहीं होनी चाहिए। अगर वे वॉइड है तो वे कॉन्ट्रैक्ट कभी बने नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ये क्लियर कह रहा है कि ये जो है एक्सप्रेसली रूप से डिक्लेयर्ड नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे इसी इसमें कि क्या क्या होना चाहिए। आपके समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है कि ये आपको पता लग गई है कि एग्रीमेंट्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, वे एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। और एनफोर्सेबल बाय लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी कुछ कंडीशन दे रखी है, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, जो वे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए उनका, और उनका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। और जो वे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट किया है वो पहले से ही वॉइड ने डिक्लेयर करा होगा। अगर वो वॉइड डिक्लेयर किया गया है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका सेकंड लाइन देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, इसके बाद देख लेते हैं। नथिंग हेयर इन कंटेनिड सेल अफेक्ट। जो ये ऊपर की बात है सारी जो मैंने आपको चारों बताई है, ये इफेक्ट नहीं डालेगी जो भी बात है एनी लॉ। ये सारी चीज़ पूरे करे बाद में भी इसमें कुछ बाउंडेशन लगाई गई है। क्या क्या लगाई गए, एनी लॉ इन फोर्स इंडिया, लॉ ऐसा होना चाहिए, एनफोर्स होना चाहिए इंडिया में। और कैसा होना चाहिए, वो रिपील्ड भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बाई क्या क्या कंडीशन देखो, इसके अलावा ये 4 कंडीशन के अलावा एक अगली वे भी बना रखी है, कंडीशन लगा रखी है कि ये चीज़ भी हम जो है किसी लॉ द्वारा कही गई है कि ये चीज़ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, तो वे भी हमें फुलफिल करनी पड़ेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखो कैसे, कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, क्या किया गया है, इन राइटिंग, नंबर 1। क्लियर है। देखो एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई गई है, कौन सी लगाई गई है, एक्स्ट्रा कंडीशन ये लगाई गई है, क्या लगाई गई है, कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जिसके द्वारा वो एनफोर्स भी इंडिया में और वो रिपील्ड भी नहीं होना चाहिए। और वो कंडीशन क्या क्या लगाई है, उस लॉ ने ये कंडीशन लगा दी है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, या तो राइटिंग में होना चाहिए। क्लियर है। या क्या कहा उसने, कहीं प्रेजेंस ऑफ विटनेस मांग लिया है। कहने का कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा विटनेस प्रेजेंट होना चाहिए, 1 या 2। और थर्ड क्या कहा,
अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो राइटिंग विटनेस या कैसा हो सकता है, और रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी कॉन्टैक्ट ने एक कंडीशन लगा दिया है कि कॉन्टैक्ट करने के लिए या तो वो राइटिंग होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस होनी चाहिए, तभी वो कॉन्टैक्ट बनेगा, या कैसा होना चाहिए, और एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर पूरी नहीं की गई है और ये मैंडेटरी बना दी गई है किसी लॉ द्वारा, तो ये पूरी करनी पड़ेगी तभी कॉन्टैक्ट बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये सेक्शन 10 क्लियर आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। कंडीशन थोड़ी आगे को समझाता हूँ डिटेल में आपको, है। देखो कंडीशन, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने आपको फोर्थ कंडीशन बताई है, उसी कंडीशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, उसको गौर से देखना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो एग्रीमेंट होनी चाहिए, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है, सेक्शन 10 से मैंने लिया है, इसको गौर से देखना। कोई इसमें काफ़ी सेक्शन कनेक्ट है, उनको मैं आपको डिटेल में बाद में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। आप इसको देखना कि कंपेटेंट्स पार्टी कौन होती है। कंपेटेंट पार्टीज ये होती हैं, नंबर 1 मैंने आपको बताया था, कंपेटेंस पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्लियर है, ये 4 कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, कंपेटेंस पार्टीज। देखो कंपेटेंस पार्टीज बता रखी है पहले उसमें पॉइंट में। अब कंपेटेंस पार्टीज की जो डेफिनेशंस दे रखी है कि कंपेटेंस पार्टीज कौन कौन है, वो सेक्शन 11 दे रखी है। उसमें सेक्शन 11 का जो टाइटल है वो यही कहता है, हु आर कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट। क्लियर है, कौन सी पार्टी है जो कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपेटेंट है। मैं आपको सेक्शन 11 में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें बता रखा है कि वे पार्टी जो कैसी हैं, उनकी एज 18 से अब हो चुकी है, या जो जिसके गार्जियंस जो है कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा अपॉइंट हुए हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि वे कैसे होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं, मेजर होने चाहिए। मेजर की एज कितनी बताइए, 18 ईयर। कैसी, जो बिल्कुल जिसके जो नॉर्मल है, जनरल एज कितनी होनी चाहिए मेजर की, 18 ईयर, जो कॉन्टैक्ट कर सकती है। अगर उसका जो गार्जियन है कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा अपॉइंट हुआ है, तब उनकी एज कितनी हो जाएगी, 21। क्लियर है, इसमें देखो दो वो बनाई गई है, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से अबव। क्लियर है, या कितनी होनी चाहिए, 21। ये तो जनरल में होएगी, या कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा अपॉइंट हुए है तो 21 होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो सेकंड पॉइंट बताया है इसने, फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, और कंपेटेंस पार्टी में सेकंड पॉइंट हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 11 सेक्शन कहता है, 12 सेक्शन उसके बाद ये कहता है कि व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टैक्टिंग। कॉन्टैक्ट करने के लिए कौन साउंड माइंड है, इसमें दो चीज़ बताइए। एक पर्सन जो क्या होता है, मोस्टली साउंड माइंड ही होता है, वो कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है। जैसे कि किसी फीवर के कारण वो अनसाउंड माइंड हो गया, अनसाउंड माइंड जब फीवर के कारण हो गया तो वह अनसाउंड माइंड था फीवर के कारण, तो वह कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है, और वो कब कर सकता है, जब वह बिल्कुल नॉर्मल है, तब वह साउंड माइंड है, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्लियर है, हम ये बात कर रहे हैं एट द टाइम कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं यानी कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, उसके बाद की बात नहीं चल रही है। वो क्या होता है, एक है मोस्टली अनसाउंड माइंड रहता है, और कभी कभी क्या होता है, साउंड माइंड हो जाता है। जैसे कि मिर्गी क्या होता है, कभी कभी वो हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है, और कभी कभी उसको जब दौरा पड़ा या किसी पागलपन के कारण वो कभी कभी ठीक हो जाता है। जिस समय वो ठीक हो जाता है उस टाइम वो साउंड माइंड कहलाता है, और जब वो साउंड माइंड हो जाता है उस समय क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्लियर आ गई, सेक्शन 12 इसी के बारे में बताता है। और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, आपको फ्री कंसेंट, सेकंड पॉइंट क्या था, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट्स कौन है, देखो सब क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है, और सेक्शन 14 क्या कहता है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। क्लियर है, कंसेंट कहलाएगी फ्री। कैसी नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ ये कंडीशन लगा रखी है, ये इनके द्वारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए कंसेंट। अगर इनके द्वारा कंसेंट प्राप्त हो गई ना, ले ली हमने, तब वह क्या फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। यही कहता है बस ये सेक्शन, इसको गौर से देख लेना। मैं आपको बताता हूँ कोर्सन,
पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंसेंट किसके द्वारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेनी चाहिए कोर्सन द्वारा। किससे, सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी जो भी है इनमें से एक दूसरे की पार्टी कोर्सन द्वारा नहीं होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन सेक्शन 15 में दे रखी है। और सेकंड पॉइंट आपका मैं आपको बता देता हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जो दूसरे पर अथॉरिटी रखता है। क्लियर है, इसकी डेफिनेशन 16 में दे रखी है। और थर्ड कंडीशन क्या लगाई है इसमें फ्री कंसेंट के लिए, वह फ्रॉड द्वारा भी नहीं लेनी चाहिए। कंसेंट कैसे नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड द्वारा भी नहीं ली गई हो। उसकी डेफिनेशन किस में दी गई है, सेक्शन 17 में दी गई है। और फिफ्थ कंडीशन क्या लगाई है, मिस रिप्रेजेंटेशंस नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर है, सेक्शन 18 इसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 18 में। और मैं आपको जो है इसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं, किसी को मिस रिप्रेजेंट कर देना, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 18 में दी गई है। और फिफ्थ जो कंडीशन लगाई है फ्री कंसेंट की, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक कैसी नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। देखो मिस्टेक में क्या हो रखे हैं, ये प्रोविजन दे रखे हैं, इनके सब्जेक्ट ये जो मिस्टेक के प्रोविजन दे रखे हैं यहाँ पे, प्रोविजन जो दे रखे हैं वे सेक्शन 20, 21, 22 में दे रखे हैं। और सेक्शन 20, 21, 23 ये 20 से लेकर 22 तक मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे चलते हैं। देखो मैं आपको बता रहा था कि मिस्टेक कैसे, जो कंसेंट है वो मिस्टेक द्वारा भी नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक कैसी होती है, मिस्टेक देखो सेक्शन 20 से लेकर 22 तक दे रखी है। 20 जो बताता है वो कहता है कि दोनों पार्टी मिस्टेक में है, तब तो कॉन्टैक्ट वोइडी बन जाता है, तब तो कॉन्टैक्ट बनेगा ही नहीं, वो वोइडी कहलाएगा। और सेकंड जो कंडीशन लगा रखी है वो 21 में लगा रखी है। वो ये कहती है कि लो की मिस्टेक यहाँ पे मानी नहीं जाएगी। कहता है कि मुझे लो का नहीं पता था कि ये टाइम बार्ड है, मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, ये ग्राउंड नहीं है, तब ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और अगर ये मिस्टेक है कैसी है, फॉरेन लॉ की, तब ये मिस्टेक ऐसी मानी जाएगी जैसे कि ये एक फैक्ट की मिस्टेक हो। यानी कि सिर्फ हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। 20 में फैक्ट की मिस्टेक थी, वो दोनों पार्टियों की थी, तो वो वैलिड होएगी, वो कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, ये ग्राउंड हो जाएगा कि मुझे ये मिस्टेक हुई है। और 21 ये कहता है कि लॉ की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है कि फॉरेन लॉ के बारे में फैक्ट माना जाएगा, जैसे कि एक फैक्ट है, फैक्ट की मिस्टेक हो। और 22 ये कहता है कि किसी एक पार्टी को अगर मिस्टेक हो तो तब भी लोग वो कॉन्टैक्ट बन जाता है, तब भी ये ग्राउंड नहीं होगा कि हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। क्लियर है। और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं जो लास्ट कंडीशन है थर्ड वाली, लॉफुल कंसिडरेशंस होना चाहिए। थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, मैं आपको जल्दी बताता हूँ। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ड कंसिडरेशंस एंड इसमें लॉफुल कंसिडरेशन जो हमने कोई एग्रीमेंट करा वो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट किस तरह बनते हैं, वर्ड कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड वर्ड नॉट। ये कहता है सेक्शन 23, ये कहता है कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल है। ये चीज़ सेक्शन 23 में क्लियर बता रखा है। ये कहता है द कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। क्लियर है, ये कंडीशन दे रखी है इसमें। फिफ्थ, इनको छोड़ के सारे जितने भी एग्रीमेंट हैं वे कैसे हैं, लॉफुल कंसिडरेशंस के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। कैसा होना चाहिए, क्लियर, जो कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट फॉरबाइडन बाय लॉ, ये लॉ द्वारा फॉरबाइडन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए किसी का एक्ट कार्य को या किसी एक्ट को लॉ द्वारा कैसे किया गया, प्रोहिबिटेड नहीं किया जाना चाहिए। और सेकंड जो पॉइंट कहता है, ये कहता है कि कैसे नहीं होनी चाहिए। देखो ये बता रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। सिर्फ ये 5 कंडीशन छोड़ देनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर ये हो गई तो ये कैसा हो रहेगा, ये लॉफुल और लॉफुल ऑब्जेक्ट ठीक कहलाएगा। कैसा होना चाहिए, इट इज़ फॉरबाइडन बाय लॉ, लॉ द्वारा प्रोहिबिट नहीं किया जाना चाहिए जो एक्ट करने जा रहे हैं। इफ ऑफ सच नेचर डैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। यदि वो इस तरह का है, अगर इसको हम परमिशन दी जाए तो लॉ के प्रोविजन को कैसा कर देगा, डिफीट कर देगा उनको, यानी कि उनको उसके प्रोविजनों को बेकार कर देगा अगर हम इसको परमिशन दे दें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इनडायरेक्ट रूप से आप किसी काम को करें और डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते, और अगर इसको परमिशन दी जाए तो वो वही बात आए कि ये इलीगल था। ठीक है ना, उसको आप इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसे नेचर का है, इस तरह का है वो कि वो लॉ को ही डिफीट कर देगा, तो तब भी इसको परमिशन, तब भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ना लॉफुल और कंसिडरेशन है। क्लियर, ये कैसा होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है।
सेकंड जो पॉइंट देता है इसका थर्ड, ये कैसा होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रॉड करने का हास्य भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और जो इसका देखो फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा उसमें गलत हो गई टाइपिंग में। ये फोर्थ पॉइंट है इसका। ये फोर्थ पॉइंट बताता है हमें इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी, यानी इसमें जो आपने कॉन्टैक्ट किया वो किस लिए नहीं चाहिए, और ऑब्जेक्ट आपका कैसा नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, ना तो किसी की इंजरी होनी चाहिए पर्सन की और प्रॉपर्टी की, उसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी की पर्सन की या हम किसी प्रॉपर्टी को इंजरी करेंगे। तो क्लियर है। और आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्लियर कहता है कि कोर्ट रिगार्डेड, कोर्ट उन्हें कैसा ना मानता हो, कोर्ट उन्हें इमोरल मानता हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानता हो तो क्या कहलाते हैं, ये लॉफुल कंसिडरेशंस नहीं कहलाते हैं। 5 जने जो हमें फिफ्थ कंडीशन दे रखी है, ये इसी चीज़ के लिए बारे में बताया गया है। क्लियर है। और इसकी थोड़ी सी लाइन नीचे की है, इसको और मैं रीड कर देता हूँ। इन विच ऑफ देज केस द कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। क्लियर है। ये चीज़ कहता है अगर ये चीज़ कंडीशन है ऊपर वाली कैसी होनी चाहिए, फोरबाइडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और अगर हम उसको लागू करें तो वह लॉ के प्रोविजन को डिफीट नहीं करता हो। थर्ड कैसा होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। फोर्थ वो किसी की इंजरी नहीं करता हो। फिफ्थ वह कैसा होना चाहिए, कोर्ट उनको इमोरल और पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट ना मानता हो। अगर वे ऐसे है तो कैसे कहलाएंगे, वे अनलॉफुल कहलाएंगे। और ये लास्ट वाली लाइन ये कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट जो जिसका लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वे कैसे कहलाते हैं, वॉइड। क्लियर है। ऐसे जो कोई भी अगर एग्रीमेंट बनेंगे वे कहलाएंगे वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। क्लियर है। और लास्ट वाली लाइन और बता देता हूँ मैं आपको, एग्रीमेंट नॉट टू बी हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्लियर है। जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट के लिए 5वीं फोर्थ वाली कंडीशन दे रखी है, उसमें क्या होना चाहिए, वे इस एक्ट द्वारा इस डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वॉइड। क्लियर है। मैं बताता हूँ कौन कौन से जो वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, इसको ज़रा देखना कौन कौन से जो दे रखे हैं। नंबर 1 एग्रीमेंट वॉइड कौन से हैं, इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन द पार्ट। कैसा होना चाहिए उनका, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन पार्ट, यानी कि वो पूरा नहीं होकर पार्ट में है, कोई सा पार्ट उनका अनलॉफुल है तो वो तब भी वॉइड कहलाएगा। क्लियर है। और सेकंड जो पॉइंट है वो दे रखा है सेक्शन 24 में, बिल्कुल डिक्लेयर कर रखे हैं कि अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो वॉइड कहलाएगा। जो सेकंड कंडीशन है वो 25 सेक्शन में बता रखी है। ये कह रखी है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि देखो हमारा जो एग्रीमेंट है वो बनने के लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन उसमें कुछ इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं, वो इसी में दे रखे हैं, अनलेस इट इज राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। कैसा होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इज प्रोमिस टू कंपेंसेट फॉर द समथिंग ऑफ डन, यानी कि कुछ पहले किया गया उसके लिए होना चाहिए। और प्रोमिस जो डेप्ट होना चाहिए वो बार्ड होना चाहिए बाय लिमिटेशन एक्ट। क्लियर है। इसमें 3 दे रखी है, 3 कंडीशन दे रखी है, कौन सी होनी चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे कि रिलेशंस होते हैं तो उसमें आप बिना कंसिडरेशंस के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो वैलिड हो जाएगा। कैसा होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, कुछ पहले किया गया है और उसके लिए अगर आपने कोई प्रॉमिस किया तो वो भी बिना वो कंसिडरेशंस के वैलिड हो जाएगा। और टाइम बार्ड है कोई और आपने राइटिंग में उसको प्रॉमिस किया है कि हम इसको देंगे, वो भी बिना कंसिडरेशंस के वैलिड है। क्लियर है। 3 दे देंगे, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए पहली कंडीशन, उसके एक्सेप्शन इसी में दे रखे हैं। क्लियर है। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या रखा है, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि अगर किसी की मैरिज को रेस्ट्रेंट रोकता है, शादी को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तब भी है वो ही कहलाएगा ऐसा एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट इस तरह का है, देखो फोर्थ वाला पॉइंट आपको ये कहता है, अगर एग्रीमेंट ऐसा रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड करने से, व्यापार करने से रोकता है, 27 इसी के बारे में बताता है, तब भी वो वॉइड कहलाएगा। और फिफ्थ आपको बताता है रेस्ट्रेंट ऑफ इलीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, सॉरी रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है उसको रोकता है तब भी वो कैसा कहलाएगा, वह वॉइड कहलाएगा। और आपका 6 पॉइंट ये कहता है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनली, अनसर्टेन जो होता है, अनसर्टेनली किस तरह का होता है, किस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल वो कहता है कि इस चीज़ को या तो हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, कोई डिसाइड नहीं है कि हम 10 लीटर तेल
या कोई भी चीज़ बेच रहे हैं उसको पता ही नहीं है, कहता है कि मैं आपको ये जो है टेबल बेचूंगा या तो 20 रुपये में या 100 रुपये में, तो ये अनसर्टेन है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपका 7 पॉइंट ये कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यानी कि जो जादू द्वारा बाजीगरी के जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, सेक्शन 13 इसी के बारे में बताता है, वे भी वॉइड कहलाएंगे। और आपका 8 जो पॉइंट है वो ये कहता है एग्रीमेंट कंटीजेंट होना चाहिए। कंटीजेंट कैसा होना चाहिए? ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इम्पॉसिबल इवेंट पे है, इस तरह के जो इम्पॉसिबल है, ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल है उस पर जो कोई एग्रीमेंट करेगा तब भी वो वॉइड कहलाएगा। क्लियर है? और 9 जो आपका लास्ट पॉइंट है वो कहलाता है एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट। और देखो 9 थोड़ा गौर से देखना, इसको सेक्शन 56 में क्या रखा है कि कोई ऐसा एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया जो इम्पॉसिबल है। और 36 और 56 गौर से देखना, मैं इसको आपको हल्का सा डिफरेंट बता देता हूँ क्या है इसमें। क्या है? ये इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करता है। कैसे कहता है? ये कहता है कि दो रेखाएं जैसे कि लाइन आपस में या रेखाएं आपस में मिल जाए, वो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं मिलेगी। जो सीधी रेखाएं कभी आपस में मिल जाए तो मैं आपको ये काम करूँगा, ये इम्पॉसिबल है। ये कहता है कि मैं आपके ये कहता है कि मैं बी से शादी कर लूँगा, और सी कहता है कि मैं आपको, जब आप बी से शादी करोगे मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, लेकिन जब एट द टाइम वे कॉन्टैक्ट कर रहे थे या एग्रीमेंट कर रहे थे, सॉरी एग्रीमेंट कर रहे थे, तभी वो क्या हुआ, बी मर चुका था, तो वो शादी वो क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। क्लियर है? वो इम्पॉसिबल है, कभी वो होना ही नहीं है उनकी शादी तो। और सेकंड क्या है? इम्पॉसिबल वो कहता है, जैसे ये कहता है कि आप जो है 1 मिनट में मुझे 10 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, तो ये भी इम्पॉसिबल है। 56 यही चीज़ कहता है। 56 कहता है इम्पॉसिबल एक्ट। ये सही है, ये इवेंट पे डिपेंड करता है, ये एक्ट पे कहता है आप मुझे इतना दौड़ के दिखाओ, मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। क्लियर है? ये इम्पॉसिबल पे है। क्लियर आया? समझ में आया? मैंने आपको ये चारों कंडीशंस बता दिए कि कब जो है एग्रीमेंट्स जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। ये इस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है इसलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो वह एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन आपको रीड करनी पड़ेगी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और सबसे पहले कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशंस होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि वे जो है स्पेशल में डिक्लेयर्ड नहीं होने चाहिए, वॉइड। क्लियर है? वो इससे अगले लेक्चर में मैं आपको जो हूँ ये बताऊँगा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और इनका रिवोकेशंस की कम्युनिकेशंस कैसे की जाती है, इसके बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।